अच्छा देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सब्सिडियरी बुक्स जो है, सब्सिडियरी बुक्स देखो क्या क्या था उसमें, कितने सारे सब्सिडियरी बुक्स थे, अब तो तुम लोग को याद हो जाना चाहिए। ये देखो, ये जो मेरा लिस्ट है उसमें हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। आज हम लोग करेंगे कैश बुक, ठीक है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। कैश बुक ये वाला करेंगे, जहां पर सारा का सारा कैश ट्रांजैक्शन आएगा, चाहे वो ट्रेडिंग गुड्स हो या नॉन ट्रेडिंग गुड्स हो या एसेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर कैश पेमेंट या रिसिप्ट हो रहा है तो कैश बुक में हम लोग उसे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर ओवरव्यू में दिया हुआ है। देखो कैश बुक जो है, एक मिनट, थोड़ा ओपन बोर्ड भूल गए। देखो यहाँ पर कैश बुक जो है, कैश बुक में देखो तीन तरह का कैश बुक होगा, सिंपल, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। थ्री टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे कि हम लोग कितने टाइप ऑफ कैश बुक पढ़ेंगे। कैश बुक, और इसमें हेडिंग करना है हमें, 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक हम लोग पढ़ेंगे। सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। 3 टाइप ऑफ कैश बुक। कैश बुक 3 तरह का हमें पढ़ना है, सिंपल, 2 कॉलम या डबल कॉलम। इसको 2 कॉलम भी बोल सकते हो, ठीक है, और 2 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम या ट्रिपल कॉलम। इसको 3 कॉलम भी बोलते हैं, एक ही बात है, 3 कॉलम। अच्छा, सबसे पहला बात है, देखो कैश बुक में हमें लिखना क्या पड़ता है। कैश बुक में मतलब कैश ट्रांजैक्शन ऑल लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग परचेज में क्या देख रहे थे, क्रेडिट परचेज होगा, लेकिन सारा क्रेडिट परचेज नहीं। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑब्वियसली आएगा, बट सारा क्रेडिट परचेज नहीं, सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइज गुड्स जिसको कहते हैं, यानी ट्रेडिंग गुड्स। लेकिन यहाँ पर ऑल कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑल कैश ट्रांजैक्शन। जैसे अगर मेरा बिजनेस है, मान लो किस चीज का बताएं, मान लो मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का, ठीक है। अगर हम स्टेशनरी कैश में परचेज कर रहे बेचने के लिए, उसका एंट्री भी होगा। और मान लो स्टेशनरी को रखने के लिए मैंने एक रैक खरीदा है, तो वो रैक जो है, या फिर मान लो कोई टेबल वगैरह खरीदा है, कंप्यूटर वगैरह रखना है मुझे, या कंप्यूटर खरीदा है बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, वहां पर डेटा मेंटेन करना है मुझे, तो वो भी खरीदेंगे। तो उस वो भी अगर कैश में खरीद रहे हैं तो कैश बुक में जरूर आएगा। मतलब चाहे वो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए खरीदा हुआ एसेट हो, या फिर बेचने के लिए खरीदा हुआ करंट एसेट, यानी करंट एसेट हो या फिक्स्ड एसेट हो। क्योंकि करंट एसेट ही हमारा क्या होता है, मर्चेंडाइज गुड्स हो सकता है। तो करंट एसेट एज वेल एज फिक्स्ड एसेट कुछ भी खरीदे, अगर कैश हमारा कैश ट्रांजैक्शन मतलब कैश पेमेंट या रिसिप्ट अगर हो रहा है किसी भी बेसिस में, तो हम लोग कैश बुक में उसका एंट्री करेंगे, ठीक है। अच्छा, कैश बुक में क्या होता है, जैसे अभी तक तुम लोग देख रहे हो कि परचेज डे बुक का अपना एक देखो पैटर्न होता है, ठीक है। देखो परचेज डे बुक का अपना एक कॉलम होता है। हम लोग अभी तक जितना भी डे बुक किए उसमें हम लोग इस तरह का कुछ कॉलम मेंटेन करते हैं, लाइक पर्टिकुलर डिटेल्स लेजर फोलियो 2 अमाउंट का कॉलम, या फिर पर्टिकुलर फिर यहाँ पर डिटेल्स का 2 कॉलम करके, इस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कैश बुक होगा, कैश बुक में लेकिन कोई पैटर्न जो है, पर्टिकुलर कोई पैटर्न नहीं होगा। यहाँ पर पैटर्न जो मेंटेन होगा ये लेजर फॉर्मेट में होगा, ठीक है। लेजर फॉर्मेट, जो हम लोग जर्नल लेजर करते हैं, तो ये बिल्कुल लेजर फॉर्मेट में होगा, यानी ऐसा एक टी शेप होगा, और उसमें हम लोगों को पोस्टिंग करना है। टी शेप होगा और उसमें डेबिट क्रेडिट जैसे लेजर में रहता है, ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, और यहाँ पर हमें लिखना है। और अगर सिंगल कॉलम होगा तो पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ये देखो पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, इस तरह से होगा। और अगर डबल कॉलम होगा तो उस केस में 2 कॉलम हो जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर और इधर 2 कॉलम, फिर यहाँ पर 2 कॉलम और पर्टिकुलर 2 कॉलम, ठीक है। इस तरह से ट्रिपल कॉलम होगा तो और एक कॉलम जुड़ जाएगा, ठीक है। और डबल कॉलम में क्या क्या आएगा, डबल कॉलम में कैश आ सकता है, बैंक, ये डिटेल्स बताएंगे कैसे डबल कॉलम में आएगा। कैश बैंक 2 कॉलम हो सकता है, कैश और
डिस्काउंट हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट हो सकता है, ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक, डिस्काउंट, ठीक है, तीनों हो सकता है। तो फिलहाल देखो ये किस तरह के फॉर्मेट में होता है, लेजर प्रिपेयर करके होता है, ठीक है। कैश बुक तो एक सब्सिडियरी बुक्स है, जो तो पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक्स है। बट कैश बुक जो है ये खुद क्या करता है, कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट। जब हम लोग डबल कॉलम बनाएंगे, डबल कॉलम दो तरह का हो सकता है, या तो कैश बैंक है कॉलम में, या तो फिर कैश और डिस्काउंट है, या फिर बैंक और डिस्काउंट है। अगर ये कैश और बैंक वाला डबल कॉलम है तो यहाँ पर दो अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, एक तो कैश अकाउंट और एक उसके साथ साथ बैंक अकाउंट, ठीक है। और इसमें जो बैलेंस आएगा जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे, जैसे लेजर क्लोज करने से बैलेंस आता है, आइदर टू बैलेंस सीडी आ सकता है या फिर बाई बैलेंस सीडी आता है लेजर में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कैश बुक को क्लोज करेंगे, क्योंकि एक लेजर है, तो इसमें जो बैलेंस आएगा ये भी क्या होगा, इसमें भी बैलेंस आएगा, लेकिन इसमें बैलेंस हमेशा बाई बैलेंस सीडी आएगा। क्यों, वो भी बता रहे, बाई बैलेंस सीडी आएगा। और डायरेक्टली हम लोग ये वाला लिख सकते हैं कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। पहले ये समझो कि डायरेक्टली इसे ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हैं, बिकॉज ये लेजर फॉर्मेट में है। क्योंकि हम लोग को पता है पहले जर्नल होता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। क्योंकि कैश बुक हमारा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में नहीं, बिल्कुल लेजर फॉर्मेट में होता है, और लेजर से क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनता है, तो लेजर में जो बैलेंस आएगा हमारा, उसको हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, और इसको हम लोग सब्सिडियरी बुक भी बोलेंगे, ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स बिकॉज ये जर्नल के तरह होता है। सब्सिडियरी बुक्स किसको बोलते हैं, जहां जर्नल नहीं बना के डायरेक्ट एंट्री किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे ये जो बना हुआ है, इसका जर्नल हम लोगों ने नहीं बनाया, इसका डिटेल्स लिख के डायरेक्टली फिर इसको हम लोग पोस्ट करते गए लेजर में, तो ये एक सब्सिडियरी बुक्स है। सब्सिडियरी बुक्स में जर्नल हम लोग नहीं कर रहे हैं, और वहां पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उसके बाद लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये जो है ये भी सब्सिडियरी बुक्स है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, डायरेक्ट पोस्ट कर रहे हैं, बट लेजर फॉर्मेट में पोस्ट कर रहे हैं। तो कैश बुक को इसीलिए जर्नल एज वेल एज लेजर, यानी कैश बुक को हम लोग दो चीज बोलेंगे, एक तो इसे सब्सिडियरी बुक्स बोलेंगे ही, सब्सिडियरी बुक्स या फिर सबऑर्डिनेट बुक्स, सब्सिडियरी बुक्स एंड प्रिंसिपल बुक्स, एंड प्रिंसिपल बुक। देखो ये चीज यहाँ पर बताया गया है, जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाया है। ये देखो कैश ट्रांजैक्शन, ये देखो कैश ट्रांजैक्शन आर स्ट्रेट अवे रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डायरेक्टली कैश बुक में चला जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड ए लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो डायरेक्टली जो हम लोग पुट कर रहे हैं ना, वो लेजर फॉर्मेट में ही पुट करने वाले हैं। देयरफॉर द कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक। जब हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्टली पुट होता है, फर्स्ट टाइम जहां भी पुट होता है, उसे हम लोग जर्नल बोलते हैं, ठीक है। और सब्सिडियरी बुक्स किसको बोलते हैं, सब्सिडियरी बुक्स जो है, सब्सिडियरी बुक्स का मतलब है जहां पर भी जिस डेटा का फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि परचेस का होता है फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन, सेल्स का होता है, कैश का होता है, तो उसका हम लोग सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा वर्कलोड जो है वो कम हो जाए। तो कैश बुक तो एक सब्सिडियरी बुक्स है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अलग से कैश का सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बट द कैश बुक itself serve as the cash account and bank account। जब हम लोग डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करेंगे विद द कॉलम ऑफ कैश एंड बैंक, तो ये जो कैश और बैंक कॉलम बनेगा वो डायरेक्टली एक कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का फॉर्मेट ले लेगा, ठीक है। हम लोग उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उसके बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में भेजने के लिए। द कैश बुक देयरफॉर इज पार्ट ऑफ द लेजर ऑल्सो, इसीलिए ये लेजर का भी पार्ट है। Hence it has also to be treated as the principal book, क्योंकि ये लेजर का भी पार्ट है, तो इसे हम लोग प्रिंसिपल बुक बोलेंगे। और द कैश बुक इज बोथ सब्सिडियरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, क्योंकि ये लेजर फॉर्मेट में होता है। तो प्रिंसिपल बुक, सब्सिडियरी बुक, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ट्रांजैक्शन से पोस्ट कर रहे हैं। अब पहले ही मैंने बता दिया कि कैश बुक हमारा तीन तरह का होता है, सिंपल, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है। अब सिंपल कैश बुक में कैसे होगा, देखो सच। गुड इवनिंग स्नेहाशीष। গুড ইভিনিং ম্যাম। আচ্ছা দেখো, such a cash book নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে না ম্যাম, কিছুতেই ঢুকতে পারছিলাম না। তাই? ও আমি দেখলাম তুমি স্যারকেও মেসেজ করেছিলে তোমাকে এটা করতে, কি আজকে এতেও প্রবলেম হচ্ছিল না তোমার ল ক্লাসটাতেও? হ্যাঁ ম্যাম। সেটাই, আগের দিনও তোমার প্রবলেম হয়েছিল এই লাস্টের দিকে, এই ক্লাসেই হ্যাঁ, আমি হয়েছিল। ক্লাসটাতে কেটেই গেল পুরো। হ্যাঁ ঠিক, এখন শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা চলো,
सच ए कैश बुक appears like an ordinary account। देखो कैश बुक को हम लोग एक ऑर्डिनरी अकाउंट बोलेंगे विथ वन अमाउंट कॉलम ऑन ईच साइड। जब सिंपल कॉलम कैश बुक होगा तो एक अमाउंट एक एक साइड में पुट हो जाएगा। ईच साइड मतलब जैसे लेजर का हमें पता है दो साइड अमाउंट का कॉलम होता है, तो दोनों साइड में हमारा अमाउंट जो है पुट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड राइट हैंड साइड रिकॉर्ड्स पेमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट को और राइट हैंड साइड में पेमेंट को। बैलेंस ऑफ कैश बुक, अब मैंने बोला ना कि बैलेंस हमेशा कौन सा आएगा, ये लिखते हुए मैंने बोला तुम लोगों को कि बैलेंस हमेशा हमारा बाई बैलेंस सीडी आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझो। अगर कैश बुक में हमारा दोनों जो साइड है, एक रिसिप्ट का साइड होना चाहिए, एक पेमेंट का साइड होना चाहिए। ठीक है, एक रिसिप्ट का साइड होना चाहिए, एक पेमेंट का साइड होना चाहिए। तो रिसिप्ट साइड किधर होगा, ये पेमेंट साइड, ये रिसिप्ट साइड। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, देख लो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड्स रिसिप्ट, ठीक है, और राइट हैंड साइड रिकॉर्ड्स पेमेंट। ठीक है, अच्छा रिसिप्ट मतलब मुझे जितना पैसा मिला। सपोज मैंने बिजनेस करके मुझे 100 रुपए एक बार मिला और एक बार 500 रुपए मिला फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास टोटल 600 रुपए है। तो मेरा पेमेंट, अगर हम बिजनेस से ही अपना खर्चा निकाल रहे हैं और कैश पेमेंट कर रहे हैं, सुनो ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को उधार बाकी रख रहे हैं, हम कैश पेमेंट कर रहे हैं। तो मेरे पास अगर 600 रुपए है तो मैक्सिमम मेरा पेमेंट मतलब हम कितना खर्चा कर सकते हैं, सोचो हम कितना खर्चा कर सकते हैं मैक्सिमम। क्या 700 रुपए हम पेमेंट कर सकते हैं, बताओ। अगर मुझे कैश में ही पेमेंट करना है और मेरे पास अगर कैश 600 रुपए है, क्या हम 600 से ज्यादा पेमेंट कर पाएंगे किसी को भी? नो मैम। नहीं, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मैक्स टू मैक्स 600 पे कर सकते हैं, या फिर मान लो 590 पे कर दिया तो बचा 10 रुपीज। ठीक है, तो ये बाई बैलेंस सीडी आ गया, ये नेक्स्ट ईयर जो है या फिर नेक्स्ट मंथ को ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, सब्सिडियरी बुक मैंने पहले ही बताया था, ये पीरियड वाइज होता है, जैसे कि कोई वीकली हो गया, मंथली हो गया। तो अगर मंथली है तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि इसमें कभी भी टू बैलेंस सीडी नहीं होता है, हमेशा बाई बैलेंस सीडी होता है। बिकॉज हमारे पास जो कैश अमाउंट है और अगर हमें कैश में ही पेमेंट करना है तो मेरे पास उतना अवेलेबल कैश होना चाहिए। अगर उतना नहीं है तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली ये हमेशा बाई बैलेंस सीडी आएगा अगर बैलेंस आएगा। अदरवाइज इक्वल हो सकता है, जीरो आ सकता है। ये देखो यहाँ पर वही चीज बताया है लैंग्वेज में। द कैश बुक इज बैलेंस्ड लाइक अदर अकाउंट्स, द टोटल ऑफ रिसिप्ट कॉलम is always greater than the total of payment column. The difference is written on the credit side as by balance CD। वो तो आ ही जाएगा, तुम लोग जब बैलेंस करोगे देखना बाई बैलेंस सीडी। अभी मैंने दिखाया भी 590 और वहां पर 10 रुपीज बाई बैलेंस सीडी आया। The totals are then entered into two column opposite one another and then on the day, ये बता रहा है लेजर को कैसे बैलेंस करना चाहिए। इतना हमें नहीं चाहिए, हमें मेन जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट हमें समझना चाहिए कि क्यों नहीं आएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड, ये सब हमें समझना चाहिए। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट जो है वो तो समझा फॉर सिंपल कॉलम कैश बुक या फिर सिंगल। अच्छा, इसे सिंपल कॉलम भी बोलते हैं, इसे सिंपल भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इलास्ट्रेशन 1, एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक। ये देखो सिंपल कैश बुक आ गया, सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक। तो कैश बुक का फॉर्मेट जो है वो लेजर के तरह होता है, तो हम लोग लेजर का फॉर्मेट बनाएंगे। क्वेश्चन 1, तो ऊपर हमें ऐसे लिखना है कैश बुक, और लेजर का फॉर्मेट इस तरह से हो जाएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, और इसको यहाँ पर एक्चुअली नहीं, पर्टिकुलर नहीं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पर्टिकुलर लिख दिए लेजर की तरह, बिकॉज यहाँ पर लिखना चाहिए हमें रिसिप्ट, ये बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि कैश बुक तो एक्चुअली हम लोग कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हैं। तो ये रिसिप्ट साइड और ये पेमेंट साइड, ये पेमेंट साइड। पर्टिकुलर में हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, लेकिन हम लोग जर्नल एंट्री पास करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करना है हम लोगों को। फर्स्ट डेट कौन सा है, 1 ऑफ जैन 2020 का सारा ट्रांजैक्शन है, तो ये डेट के नीचे मैंने 2020 लिख दिया, Jan 1, और इसी डेट के नीचे मैंने 2020 लिख दिया। अब देखो बता रहा है कि कैश इन हैंड मतलब पहले से इन लोगों के पास 1200 रुपीज है, बैलेंस है। तो कैश का बैलेंस रहना क्या होता है, कैश हमारा कौन सा अकाउंट है और इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, क्योंकि 1 तारीख को है तो ओपनिंग बैलेंस ही बता रहा होगा, और इन हैंड तो ओपनिंग बैलेंस।
कहाँ पर लिखे इसे? बताओ। कैश हमारा क्या है? कैश को कौन सा अकाउंट में डालेंगे? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? बताओ। कैश का ट्रांजैक्शन किस तरह से करते हो? व्हाट कैश कम्स? तो रियल। रियल। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट ना। रियल अकाउंट होता है ना कैश। कैश क्या होता है? करंट एसेट होता है। कैश क्या होता है? करंट एसेट होता है। अच्छा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? बताओ। अब बता दो, एसेट का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? टू बैलेंस भी। सही कह रहे हो, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड लिखेंगे, कितना है? 1200 ओपनिंग बैलेंस। अच्छा, नेक्स्ट 5 तारीख को रिसिप्ट फ्रॉम राम, राम से पेमेंट मिला है। तुम लोग इसका जर्नल एंट्री करो, ठीक है। अब देखो, या तो जर्नल कर सकते हो, या रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट साइड में लिख सकते हो, ठीक है। लिख तो सकते हो, लेकिन हम लोग को इसको लेजर फॉर्मेट में करें ना, तो जर्नल एंट्री करने से 2 लिखना पड़ेगा। ये देखो, ये तो 2 साइड है, 2 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर लिखे क्या, उसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, राम से मिला है तो राम का नाम लिख सकते हैं, लेकिन इसका एंट्री करोगे तो बहुत इजीली फटाफट कैश बुक कर पाओगे। बताओ इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? हम लोग जर्नल से ही करेंगे, बहुत फास्ट हो जाएगा। बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो यहाँ पर लिखेंगे राम, और डेट हो जाएगा 5 तारीख। कितना? 300। अच्छा, नेक्स्ट पेड रेंट। बताओ, कौन बताएगा? बताओ, रेंट पे करने का एंट्री क्या होता है? टू कैश। रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बाई रेंट 30 रुपीज। अच्छा, नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में हम लोगों ने सेल किया है गुड्स। बताओ, कौन बताएगा? एंट्री बताओ, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश टू सेल्स। कैश टू सेल्स, करेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। रिसिप्ट और पेमेंट ढूंढोगे ना तो टाइम लगेगा, हम लोग तो जर्नल एंट्री जानते ही हैं, तो फटाफट लिख सकते हैं। अच्छा, पेड टू श्याम, हम लोगों ने श्याम को पैसा दिया है, तो क्या एंट्री होगा? शाम टू कैश। श्याम टू कैश। तुम लोग ऐसे सोचो ना कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो टू कैश तो होगा ही। तो टू कैश होगा तो किसको पेमेंट किया? श्याम को, तो बाई श्याम कर देंगे। बाई श्याम। कितना लिखे? 700। अच्छा, फिर परचेज फर्नीचर 27 तारीख को। बताओ, फर्नीचर परचेज किया है हम लोगों ने, क्या होगा? फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर टू कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश बाई फर्नीचर। एसेट होने से एसेट का नाम लिखना पड़ता है, 200। अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि पेड सैलरीज, सैलरी पे किया है हम लोगों ने। बताओ क्या होगा? सैलरी टू कैश। बाई सैलरी। बाई सैलरी 100 रुपीज। और लास्ट बोला है रेंट ड्यू नॉट येट पेड फॉर जनवरी 30। क्या ये पुट होना चाहिए? एक बार सोचो, मेरा कैश बुक में वही आएगा अगर हम कैश पेमेंट या रिसिप्ट कर रेंट है। अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। हाँ, ये आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, सही। ये ड्यू तो हुआ है, मतलब मेरा टाइम हो गया पेमेंट करने का, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट नहीं किया है तो कैश बुक में नहीं आएगा। जब तक मेरा कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है तब तक हमें एंट्री करना ही नहीं है, तो नहीं होगा, मतलब तब तक वो कैश बुक में नहीं आएगा। अब बैलेंस इधर ही आना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने सीखा है, हमारे थ्योरी से हम लोगों ने देखा और लॉजिकली भी देखा, जितना पैसा होगा उतना ही पेमेंट कर सकते हैं ना। वो मतलब पेमेंट, देखो हम लोग उधार किसी से ले सकते हैं कि हम बाद में पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो बाद में वाला बात आ ही नहीं रहा है ना। यहाँ पर पूरा कैश वाला चीज ही हमें देखना है। तो मेरे पास कैश कितना है यहाँ पर? 3 3 6 7 8 1800 का मेरे पास टोटल कैश है, ठीक है। वहां से मैंने कितना खर्चा कर लिया? 700 200, ये हो गया 7, ये 1030। तो 1800 से 1030 माइनस कर दो तो 770 बच रहा है बाई बैलेंस CD। ये मैंने 31 इसीलिए लिखा क्योंकि ये जैन का मंथ था, और जैन जो है वो 31 में ही खत्म होता है, और ये पूरे 1 महीने का दिया हुआ था, तो ये हो गया। अब ये जब ब्रॉड डाउन होगा तो 1 Feb को हो जाएगा
टू बैलेंस बीडी बोल के 770, ठीक है, टू बैलेंस बीडी बोल के 770। अच्छा, ये गया हमारा एक एग्जाम्पल सिंगल कॉलम का। तो लेजर करके मतलब सॉरी जर्नल करके करोगे तो एकदम आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, if along with column for amounts to record cash received and cash payment, another column is added on each side to record the cash discount allowed or discount received, or a column on the debit side showing bank receipt and another column on the credit side showing bank payment through bank, it is a double column cash book। यहाँ पर बहुत कुछ बोला है, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग को बता दिया था कि डबल कॉलम मतलब कैश कॉलम एक होगा। ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, ऊपर कैश बुक लिखा है, मतलब ये सब कैश का ही बात हुआ। यहाँ पर कहीं पर भी तुम लोग को बैंक का बात नहीं मिलेगा, ना तो हमारे ट्रांजैक्शन में था, अगर होता तो हमें अलग से कॉलम बनाना पड़ता। ये देखो डबल कॉलम में या तो हम लोग कैश, एक कैश कॉलम लिखेंगे और एक बैंक कॉलम। अगर हमारे पास कैश एंड बैंक दोनों ट्रांजैक्शन है तो हमें दो सेपरेट कॉलम को मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक कैश बुक का कैश कॉलम और एक हो जाएगा बैंक कॉलम, बट बुक का नाम कैश बुक ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बैंक बुक बोल के कुछ नहीं होता है, टॉपिक का नाम के हिसाब से ये कैश बुक ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैश एज वेल एज बैंक दोनों ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो डबल कॉलम इस तरह से होता है कि डबल कॉलम में हमारा क्या क्या आ सकता है, फिर यहाँ पर एक बार हेडिंग करके लिख देते हैं डबल कॉलम, कैसे कैसे डबल कॉलम हमारा बन सकता है। तो देखो यहाँ पर एक तो हमारा कैश एंड बैंक दो कॉलम मेंटेन कर रहे तब भी हमारा डबल कॉलम होगा, या फिर कैश कॉलम एक एंड डिस्काउंट कॉलम। डिस्काउंट कॉलम मतलब जब हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो उससे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, और किसी से पेमेंट ले रहे हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैश एंड बैंक कॉलम और डिस्काउंट अलाउड और रिसिप्ट हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक साइड मेरा डिस्काउंट अलाउड जाएगा और दूसरे साइड रिसिप्ट। जो डेबिट साइड है उधर हमारा डिस्काउंट अलाउड चला जाएगा और जो क्रेडिट साइड है उधर हमारा डिस्काउंट रिसिप्ट चला जाएगा। या फिर ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है बैंक एंड डिस्काउंट। अब डिस्काउंट मतलब वही दोनों अलाउड एंड रिसिप्ट, दोनों साइड, डेबिट साइड डेबिट आइटम, क्रेडिट साइड क्रेडिट आइटम। तो इस तरह से हमारा डबल कॉलम कैश बुक बन सकता है। उसी चीज को यहाँ पर देखो इतना कुछ बोल रखा है कि किस तरह से हमारा डबल कॉलम बन सकता है। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो, आगे बोला है कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस। हमें पता है कि कैश डिस्काउंट देना एक अलाउंस है, मतलब छूट देना है, विच ऑफन accompanies कैश पेमेंट। जैसे मैंने कहा था प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब अर्लियर। देखो एक एग्जांपल दिया है, इफ ए कस्टमर ओज 500 बट इज promised that 2% will be deducted if payment is made within a certain period। मतलब एक कस्टमर है जिसने कुछ प्रोडक्ट खरीदा होगा, 500 उसका बाकी है, बट उसने मतलब बस उसने प्रॉमिस किया है कि अगर वो पेमेंट एक सर्टेन पीरियड में कर देता है, मतलब मान लो कि अगर जो सेलर है उसने कहा है कि हम मुझे ये पैसा 15 दिन में दे दो, लेकिन कस्टमर बोल रहा है अगर हम 5 दिन में दे दे तो मुझे 2% डिस्काउंट दे दीजिएगा, ठीक है। तो द कस्टमर कैन क्लियर हिज अकाउंट बाय पेइंग प्रॉम्प्टली 490। मतलब कस्टमर ने प्रॉम्प्टली मतलब अर्लियर पे किया है, इसीलिए जो सेलर है उसने 500 की जगह उससे सिर्फ 490 लिया है, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा। किसको देना पड़ा? जो सेलर है उसको, क्योंकि उसने कहा था कि तुम अगर टाइम से पहले मुझे दे दोगे तो हम तुम्हें डिस्काउंट दे देंगे। देखो 2%, 500 पे 2% लगाओ 10 रुपया होता है, और 10 रुपया कम देना पड़ा तो 490, जो कि वो सेलर के लिए तो लॉस है लेकिन उस कस्टमर के लिए गेन है। खुद को एक बार कस्टमर मान के देखो कि हम लोगों ने अगर किसी दुकान से 500 रुपए का सामान लाया और बोला है कि कुछ दिन बाद दे देंगे, लेकिन दुकानदार ने हमें एक ऑफर दिया कि आप अगर 5 दिन के अंदर दोगे तो आपको 2% और डिस्काउंट दे देंगे, आप 490 दे दीजिएगा। और मैंने 5 दिन के अंदर पे कर दिया, 500 की जगह 490 दे दिया। मेरे लिए गेन है बट उस दुकानदार के लिए एक बार वो लॉस होगा, ठीक है। तो द डिस्काउंट फॉर द फर्म रिसीविंग द पेमेंट डिस्काउंट इज अ लॉस, फॉर द पर्सन मेकिंग द पेमेंट इट इज अ गेन, जो कि मैंने अभी तुम लोगों को समझाया। जो पे कर रहा है उसके लिए गेन है, और जो जिसके पास वो पैसा आ रहा है विद डिस्काउंट उसके लिए लॉस है। सिंस कैश डिस्काउंट इज अलाउड ओनली इफ कैश इज पेड। ये मैंने तुम लोग को लास्ट दिन में बताया था कि हम लोग अकाउंट्स में कौन सा वाला कैश डिस्काउंट लिखते हैं। दो तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड एंड कैश। हमेशा हम लोग कैश डिस्काउंट लिखते हैं और वो तभी मिलता है जब हम लोग कैश को पेमेंट करने जाते हैं। इट इज कन्वीनियंट टू ऐड ए कॉलम फॉर डिस्काउंट अलाउड ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैश बुक। इसीलिए जिधर रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट साइड डेबिट साइड है ना, तो डेबिट साइड ही डिस्काउंट अलाउड होगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड लॉस होता है, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड।
ऑफ द कैश बुक एंड ए कॉलम फॉर डिस्काउंट रिसिप्ट, और डिस्काउंट रिसिप्ट का एक कॉलम पेमेंट साइड में ऐड कर दो जिसे हम लोग डिस्काउंट रिसिप्ट बोलेंगे कैश बुक का. इन द कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड एक्चुअल कैश रिसिप्ट इज एंटर्ड, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इफ एनी टू द कस्टमर कंसर्न्ड इज एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम. मतलब सिंपल सा बात है, जैसे हम लोग कैश रिसिप्ट एंटर कर रहे करो, और उसके साथ अगर हम लोग कोई कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर उसका भी एंट्री कर दो. और कैश पेमेंट के लिए भी सिमिलर चीज होगा, पेमेंट कर रहे हैं तो लिखो, और कुछ डिस्काउंट रिसिप्ट कर रहे हैं तो उसे डिस्काउंट कॉलम में साथ ही साथ लिख दो. और उसके बाद क्या बोला, ऑल्सो द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड रिकॉर्ड्स ऑल द रिसिप्ट थ्रू बैंक एंड सेम कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड सो पेमेंट थ्रू बैंक. मतलब अगर कैश के साथ डिस्काउंट, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है मैंने कहा, और बैंक के साथ डिस्काउंट, अगर बैंक के साथ डिस्काउंट हो रहा है तो भी हम लोग सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो करेंगे. उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, इट शुड बी नोटेड दैट डिस्काउंट कॉलम्स आर नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, मतलब ये देखो, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने बैलेंस किया ये कॉलम को, अमाउंट कॉलम को, लेकिन जब हम लोग डिस्काउंट कॉलम बनाएंगे तो डिस्काउंट कॉलम कभी बैलेंस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, उसका लॉजिक सुनो. इधर मैंने लिखा है, ये मेरा हो गया रिसिप्ट साइड, और इधर हो गया डिस्काउंट अलाउड का कॉलम. ये पेमेंट साइड, इधर हो गया डिस्काउंट रिसिप्ट का कॉलम. अब डिस्काउंट रिसिप्ट किससे होता है, ये तो क्रेडिटर से होता है, और ये डिस्काउंट अलाउड किसको करते हैं, डेटर को करते हैं. तो बैलेंस कैसे करें, ये दोनों में तो कोई लिंक है ही नहीं. मैंने अपने डेटर को कुछ डिस्काउंट अलाउड किया है और मुझे अपने क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है, तो फिर दोनों को बैलेंस कैसे करें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, एक सेल का है एक परचेस का है. एक सेल करते हुए डिस्काउंट दिया गया है, एक परचेस करते हुए डिस्काउंट रिसीव किया गया है. इसीलिए ये दोनों कॉलम कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता है. बैलेंस मतलब इसमें कभी भी टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी नहीं होगा. जैसे मान लो अभी का जो एग्जांपल था, मैंने मेरे कस्टमर को 10 रुपए डिस्काउंट दिया, और मान लो मैंने डिस्काउंट रिसीव किया मेरे क्रेडिटर से 8 रुपया, तो हम यहाँ पर 2 रुपया बैलेंस लिख देंगे, ये नहीं चलेगा. कुछ बैलेंस नहीं होता है, इसको जस्ट टोटल कर देंगे. इधर 8 रुपया लिखो, इधर 10 रुपया लिखो. ठीक है, बस टोटल्ड किया जाता है, बैलेंस कभी नहीं किया जाता. उसका लॉजिक भी मैंने बता दिया क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो डिफरेंट पार्टी है तो इसमें हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो, द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड शोज द टोटल डिस्काउंट टू द कस्टमर एंड डेबिट साइड टू द डिस्काउंट अकाउंट. द टोटल ऑफ द कॉलम ऑन द पेमेंट साइड शोज टोटल डिस्काउंट रिसिव्ड एंड इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट. द कैश कॉलम आर बैलेंस्ड. कैश कॉलम ऑब्वियसली बैलेंस होगा, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था. द बैंक कॉलम, अगर कैश की जगह बैंक कॉलम है तो वो भी बैलेंस किया जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर को बैंक बैलेंस बोलेंगे. कैश कॉलम का बैलेंसिंग फिगर को कैश बैलेंस, और बैंक कॉलम का बैलेंसिंग फिगर को बैंक बैलेंस. Thus, a double column cash book should have 2 columns on each side comprising of either cash and discount transaction or cash and bank transaction. ठीक है, तो कैश डिस्काउंट और कैश और बैंक इस तरह से हमारा बन सकता है. बैंक और डिस्काउंट वाला कंसेप्ट बहुत ही कम होता है, फिर भी मैंने लिख दिया, हो सकता है ऐसा भी दे दे, इलॉजिकल तो है नहीं. तो ये दो तरह का होता है. अच्छा चलो, अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल करेंगे. इलस्ट्रेशन 2 ये वाला हम लोग करेंगे. तो फॉर्मेट बना लेते हैं. नाम लेकिन कैश बुक ही रहेगा. ठीक है, नाम रहेगा हमारा कैश बुक. अगर बैंक कॉलम भी होगा तो नाम हमारा कैश बुक ही रहेगा. अभी तो क्वेश्चन पढ़ा नहीं है मैंने, बैंक कॉलम है कि क्या है. डेबिट क्रेडिट डेट रिसिप्ट्स डेट पेमेंट. अच्छा, अब डबल कॉलम होगा तो 2 कॉलम होगा. देखते हैं क्वेश्चन में पढ़ के कैसा कॉलम का हमें कैश बुक बनाने के लिए कहा है. ये नीचे दिख रहा है हमें 2 कॉलम कैश बुक, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम. ठीक है, तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, तो यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंट और यहाँ पर अमाउंट, या फिर कैश भी लिख सकते हो, और यहाँ पर डिस्काउंट और अमाउंट. अच्छा, परचेस्ड फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया है. अच्छा, गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विथ 2000 एज कैपिटल. तो कैपिटल लेके उसने बिजनेस स्टार्ट ही किया है 1 अप्रैल को, और उसी
पूरे अप्रैल मंथ का अप टू 13 अप्रैल तक का हमें डिटेल कैश ट्रांजैक्शन दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो पूरे महीने में यही ट्रांजैक्शन हुआ है। तो फर्स्ट है कि उसने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है 2000 कैपिटल के साथ। तो बताओ क्या एंट्री होता है? ये तो मतलब जब तुम लोग कॉमर्स में फर्स्ट टाइम जर्नल सीखते हो तो यही एंट्री फर्स्ट सिखाया जाता है। Cash to capital. कैश टू कैपिटल, करेक्ट, कैश टू कैपिटल। 1 तारीख को अप्रैल 1, 2020 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में पैसा आ गया। अच्छा, अब कितना आया? 2000। तो अमाउंट कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ तो डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है। डिस्काउंट मतलब जब कस्टमर या क्रेडिटर वाला कनेक्शन होगा। फिर बोल रहा है परचेस्ड फर्नीचर एंड पेड कैश 250। बताओ इसका क्या एंट्री होगा? फर्नीचर परचेस करने का एंट्री क्या होगा? बताओ, बाकी लोग भी बताओ। फर्नीचर परचेस करने का एंट्री क्या होगा? एसेट परचेस करने का एंट्री क्या होगा? ये 2020 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट, बाय फर्नीचर। क्या होगा ना, तुम लोग भी बोलोगे तो तुम लोग का भी हो जाएगा। इसी के साथ साथ घर पे कम मेहनत करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 250। चलो यहाँ पर 250 लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद परचेज गुड्स। बताओ 2 तारीख को गुड्स परचेज किया है, क्या एंट्री होगा? Purchase to cash. परचेज टू कैश, बाय परचेज 500 है। परचेज टू कैश। अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या होगा? सोल्ड गुड्स फॉर कैश बताओ क्या होगा? Cash to sell. कैश टू सेल्स, टू सेल्स 950 कैश टू सेल्स। अच्छा, उसके बाद पेड कैश टू राम मोहन। राम मोहन को अगर हम लोग कैश पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा? पेड कैश टू राम मोहन, Rammohan cash. बाय राम मोहन। अच्छा, पेड कैश राम मोहन 560, ही अलाउड डिस्काउंट 10। अगर हम लोग राम मोहन को पे कर रहे हैं 560 और उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है 10 रुपए का, ठीक है, उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है 10 रुपए का, तो बताओ पूरा एंट्री कैसे लिखे? तो डिस्काउंट मतलब एंट्री का तो जरूरत नहीं है, लिखना कैसे है वही पैटर्न बता देते हैं। यहाँ पर एंट्री तो जस्ट ये बोलोगे तो ही होगा, राम मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश अकाउंट में तो 560 जाएगा, हम लोग 560 पे कर रहे हैं और हमें डिस्काउंट मिला है तो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये तो डिस्काउंट रिसिप्ट है ना, क्रेडिट साइड। जितना डिस्काउंट मिला है उसको रिकॉर्ड कर दो। वहां पर वही पैटर्न बताया हुआ था, जब डिस्काउंट अलाउड या रिसिप्ट होगा तो उसको जस्ट उस कॉलम में हमें पुट कर देना है। फिर रिसिप्ट कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी अलाउड डिस्काउंट 20। कृष्णा एंड कंपनी से 600 रुपए लिए हैं और डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने 20 रुपए, तो 600 रुपए मिल गया है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर 600 रुपए मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। किससे मिला है? टू कृष्णा एंड कंपनी, ऐसे ही नाम था शायद, कृष्णा एंड कंपनी। हाँ, कृष्णा एंड कंपनी। कितना मिला है? 600। और डिस्काउंट कितना दिया है हम लोगों ने? डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने 20 रुपीज। अच्छा, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंस मतलब छुटपुट खर्चा होता है, ठीक है। पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटा मोटा जो खर्चा होता है, लाइक स्टेशनरी वगैरह ये सब। तो पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, इसका एंट्री क्या होगा? एक्सपेंस है, ठीक है, छोटा मोटा खर्चा जैसे स्टेशनरी वगैरह होता है ये, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? बाई क्या हो जाएगा? पेटी एक्सपेंस, क्योंकि हर एक्सपेंस क्या होता है? डेबिटेड होता है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई थिंक 15 रुपीज था। हाँ, कैश परचेस, हम लोगों ने कैश परचेस किया है, तो कैश परचेस का मतलब होता है कि हम लोगों ने कैश में प्रोडक्ट परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाई परचेस हो जाएगा। बाई परचेज हो गया 150। अच्छा, पेड फॉर लेबर, लेबर को पेमेंट किया है तो बाई लेबर, लेबर अकाउंट डेबिट टू कैश 13,400 बाई लेबर।
बाई लेबर लिख सकते हो या फिर बाई वेजेस चाहो तो वेजेस भी लिख सकते हो, वो भी चलेगा। 1000, यहाँ लेबर था तो मैंने लेबर लिख दिया। पेड अली एंड सन 400, दे अलाउड डिस्काउंट 8, तो हम लोगों ने उन्हें 400 पे किया, उन्होंने हमें 8 रुपीज का डिस्काउंट दिया है। तो बाई, क्योंकि कैश चला जा रहा है तो टू कैश होगा, तो बाई किस लिए जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने पे किया है। किसको पे किया है? अली एंड सन को, ठीक है। और ये हो जाएगा 400 और उनसे 8 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। अब इसको कैसे बैलेंस करना है देखो, जैसे कि मैंने कहा डिस्काउंट कॉलम को जस्ट टोटल करो, यहाँ पर कोई बैलेंस का मतलब नहीं है। 18 रुपया इधर और इधर 20 रुपीज, और इसका टोटल करते इधर ज्यादा होगा, क्यों होगा वो हम लोगों ने देख लिया। 2000 प्लस 950 प्लस 600, तो ये हो गया 3550। यहाँ पर 3550 और उससे ये सब हम लोगों ने पेमेंट किया। 250, 500, 560, 15, 150 और 1400, तो बच रहा है 675। तो यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी लिखना पड़ेगा, बाई बैलेंस सीडी 675। और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा कौन से डेट का? 30 अप्रैल, ठीक है, क्योंकि अप्रैल 30 तारीख को खत्म होता है, वो जैन था इसीलिए मैंने 31 लगाया था। ये अप्रैल है तो 30 लगाना है। तो ये सब चीज भी तुम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग कौन से मंथ का कर रहे हैं, कहीं हम लोग 31 तो नहीं लिख रहे हैं। ये क्या होता है ना, गलत कंसेप्ट होता है, क्योंकि अप्रैल में 30 डेज होता है, तो फिर तुम लोग को 30 ही लिखना चाहिए, 31 नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, तो ये गया डबल कॉलम। चलो अब 3 कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। तो समरी में क्या बोल रहा है? द डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक आर टोटल, दे आर नॉट बैलेंस्ड। अच्छा, ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होगा। अच्छा, अब ये 3 कॉलम के बारे में क्या बोल रहा है देखो। ए फर्म नॉर्मली कीप्स द बल्क ऑफ इट्स फंड एट बैंक, ठीक है। तो नॉर्मली सब अपने ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोग घर पे कैश नहीं रखते हैं, ठीक है। वैसे बिजनेसमैन भी कोई भी पैसा अगर एक्स्ट्रा, मतलब जो ज्यादा अमाउंट का अगर किसी के पास पैसा है वो बैंक में रखना ही पसंद करता है, घर पे थोड़ी ना रखेगा। मनी कैन बी डिपोजिटेड एंड विथड्रॉन एट विल इफ इट इज करेंट अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो अपने मर्जी से पैसा निकाल भी सकता है और पैसा डाल भी सकता है, ठीक है। मतलब फिक्स डिपॉजिट वगैरह नहीं होना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट वगैरह में तो अपने मन से उसमें हम लोग विथड्रॉल और डिपॉजिट नहीं कर सकते, इसलिए करेंट अकाउंट में रखने से क्या होगा, हम लोग उसमें से नॉर्मली बिजनेसमैन करेंट अकाउंट ही मेंटेन करते हैं। प्रोबेबली पेमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द बैंक आर मोर न्यूमरस। और क्या होता है, हम लोग बैंक से ही ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो कैश इनफ्लो के लिए हो, कैश आउटफ्लो, मतलब पेमेंट करना हो या रिसिप्ट करना हो। देन स्ट्रिक्ट कैश ट्रांजैक्शन, तो अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है, हम मेरा पैसा जो है वो पूरा अगर बैंक में रख रहे हैं और बैंक के थ्रू से ही ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो फिर कैश ट्रांजैक्शन मेरा कम हो जाएगा। देयर इज ओनली ए लिटिल डिफरेंस बिटवीन कैश इन हैंड एंड मनी एट बैंक। और क्या होता है, कैश एट बैंक और मनी एट बैंक, ये दोनों में एक डिफरेंस होता है। Therefore, it is very convenient if on each side in the cash book another column is added to record cash deposited at bank on the receipt side of the cash book and payment out of the bank on the payment side of the cash book। ये क्या बोल रहा है देखो, ये यहाँ पर बता रहा है कि कैश बुक जो है वहां पर एक कैश कॉलम होगा, एक बैंक कॉलम अगर हो रहा है, ठीक है। तो कैश कॉलम और बैंक कॉलम अगर होगा तो यहाँ पर बता रहा है इट इज वेरी कन्वीनियंट if on each side in the cash book another column is added to record cash deposited। कैश डिपोजिट के लिए कैश कॉलम बनेगा at बैंक, ठीक है। और उसके बाद एंड पेमेंट आउट ऑफ द बैंक, अगर बैंक से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, ऑन द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। नॉर्मल सा बात है, बैंक से पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा, किसके पेमेंट साइड में, कैश बुक के। और अगर रिसिप्ट कर रहे हैं बैंक में तो कहाँ रिकॉर्ड होगा, कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक कॉलम में लेकिन लिखना पड़ेगा अगर थ्रू बैंक से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला है,
यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन बोला है कि फॉर राइटिंग ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक द अंडर मेंशन पॉइंट शुड बी नोटेड। ठीक है, यहाँ पर डिटेल्स बताया गया है कि किस तरह से हमें क्या चीज लिखना पड़ेगा, कॉन्ट्रा एंट्री ये सब बताया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, एग्जाम्पल के साथ करेंगे, इतना हम लोग लाइन बाय लाइन इस तरह से डिटेल्स नहीं करेंगे। ये सर बता रहा है कि कैसे करके हमें पुट करना है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अपना जो क्वेश्चन है उसके थ्रू से इसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक पॉइंट लिखवा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेक का बात आएगा ना, तो चेक का एक कंसेप्ट होता है वो हम लिखवा देते हैं। तब तक तुम लोगों को ये जरूरी है लिखना। तो एक नोट लिखो, when a check is received and no any other information at a later date about the same is given, it will be assumed that the said check has already been deposited into bank on the same day, on the same day when it was received। अच्छा, अब इसका एंट्री लिखवाते हैं फिर समझाते हैं क्या है। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। देखो क्या लिखा है मैंने, क्योंकि बैंक का बात आ रहा है ट्रिपल कॉलम में, बैंक का एक कॉलम आएगा कैश बुक में, तो क्या होगा, तो बैंक मतलब चेक से भी काम हो सकता है। व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड, मतलब चेक रिसीव किससे होगा, जिससे पैसा मिलने वाला है। सपोज किसी डेटर से मुझे पेमेंट मिलने वाला है, डेटर कैश ना देके मुझे चेक में पेमेंट करना चाहता है, तो मुझे चेक ही लेना पड़ेगा। व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड एंड नो एनी अदर इंफॉर्मेशन एट ए लेटर डेट अबाउट द सेम इज गिवन, मतलब चेक मैंने आज लिया, आज कौन सा डेट है, देखो आज यहाँ पर दिया हुआ है 20 अप्रैल। ठीक है, आज 20 अप्रैल है, आज मैंने चेक लिया, और चेक लेके हम घर पे रख के तो फायदा नहीं है, चेक को मुझे बैंक में जमा करना पड़ेगा, तब जाके मेरा पैसा जो है मेरे अकाउंट में आएगा। चेक तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को बैंक में जाके रखना पड़ता है, मतलब बैंक में जाके एक बॉक्स रहता है। ठीक है, बैंक में जाओगे चेक डिपॉजिट करने के लिए बॉक्स रहता है, तो वहां पर अपना एक साइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, एक फॉर्म रहता है, और चेक के पीछे साइन करके उसे डिपॉजिट कर देना पड़ता है। तो फिर क्या हो जाएगा, वो चेक से पैसा आ जाएगा, मतलब जो जिसने चेक दिया है मुझे कस्टमर ने, उसके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होके मेरे बैंक अकाउंट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे जाना पड़ेगा ना चेक को डिपॉजिट करने के लिए। चेक तो आज मैंने ले लिया, लेके हम घर पे रख रहे हैं, तो थोड़ी ना मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, मान लो मैंने तुम लोगों से फीस लिया है चेक में, मैंने बोला चेक में तो ठीक है, तुम लोगों ने मुझे चेक दे दिया, बट ये चेक अगर हम घर पे लेके बैठे हैं तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा नहीं डिडक्ट होगा, इसको जाके मुझे बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो पैसा डिडक्ट होके मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, देखो अगर कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं बोला है एट ए लेटर डेट, मतलब चेक कब डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या आज ही हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं 20 तारीख लिए, और क्या 20 तारीख को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर किसी और दिन कर रहे हैं, उसी के बारे में बोल रहा है। देखो, व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड एंड नो एनी अदर इंफॉर्मेशन एट ए लेटर डेट, उसके बाद वाला दिन के बारे में कुछ नहीं बताया है, अबाउट द सेम इज गिवन,
इट विल बी एज्यूम्ड, तो इस केस में हम लोग ये मान लेंगे दैट द सेड चेक हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे व्हेन इट वाज रिसीव्ड। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ये चेक कब डिपॉजिट हुआ है, तो हम लोग ये मान लेंगे जिस दिन रिसीव्ड हुआ है उसी दिन डिपॉजिट हुआ है। तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब चेक में पैसा लेने का एंट्री। जैसे अगर कैश में मिलता तो कैश टू डेटर, क्योंकि डेटर को जब सेल किए थे तो एंट्री क्या किए थे? डेटर को जब सेल किए थे तो एंट्री किए थे डेटर टू सेल्स, ठीक है। ये क्रेडिट सेल होने से ही तो डेटर होगा, अदरवाइज क्यों डेटर होगा? और जब पैसा मिल रहा है, अगर कैश मिलता है तो कैश टू डेटर, और अगर चेक मिलता है तो बैंक टू डेटर। इसके बारे में तो तुम लोग जानते ही हो कि चेक में मिलेगा तो बैंक टू डेटर हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक टू डेटर लिख देंगे, लेकिन ये तभी होगा अगर हमें ये नहीं बताया गया है कि चेक रिसिप्ट तो ले कब की है वो बता रहा है, लेकिन चेक डिपॉजिट बैंक में कब कर रहे हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस केस में हम लोग ये मान लेंगे कि जिस दिन हम लोगों ने चेक रिसीव किया है उसी दिन डिपॉजिट किया दिया है, ठीक है। चेक रिसिप्ट और यहाँ पर चेक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट भी सेम डेट को किया है, सेम डेट, ठीक है, सेम डेट। तब हम लोग इसे ऐसा एंट्री करेंगे। और अगर सेम डेट ना हो तो क्या एंट्री होगा? तो उसके लिए देखो, बट इफ इट इज found that the said check is deposited into the bank at a later date, then अगर हमें बताया जा रहा है कि किसी और दिन डिपॉजिट हो रहा है तो हम लोगों को क्या एंट्री करना चाहिए? देखो, तो व्हेन चेक रिसीव्ड, ये देखो, जब चेक रिसिप्ट हो रहा है तो क्या एंट्री होगा? तो ये देखो, आज जैसे 20 तारीख है, मान लो आज चेक रिसिप्ट हो रहा है और डिपॉजिट मान लो कल करने वाले, ठीक है। आज तुम लोगों से चेक ले लिया, डिपॉजिट कल करेंगे, तो क्या एंट्री होगा? तो चेक रिसिप्ट करने से हम लोग एंट्री ये करेंगे, एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छे तरीके से देखो मैंने क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, मतलब मैंने मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट था वहां से डेटर को क्लोज कर दिया। मुझे तो चेक मिला है लेकिन मैंने तो चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो हम इस चेक को क्या मानेंगे कि रिसीव हुआ है कैश, ठीक है, कैश रिसिप्ट। इसको कैश रिसिप्ट की तरह एंट्री करना पड़ेगा, कैश टू डेटर, जब चेक रिसिप्ट हुआ। अब चेक रिसीव होने के बाद क्या हो जाएगा? चेक रिसीव होने के बाद ये डिपॉजिट होगा दूसरे दिन, मतलब आज 26 तारीख है, आज मैंने 20 लिख दिया था, चलो ये आज 26 तारीख है, ठीक है। और ये मान लो कल 27 तारीख को हम चेक डिपॉजिट करेंगे, तो व्हेन डिपॉजिट, अब कल हम जा रहे हैं चेक को डिपॉजिट करने में, तो फिर क्या एंट्री हो जाएगा? जब चेक को डिपॉजिट करेंगे तो उस केस में एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट और यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट दोनों कट हो गया, बचा क्या? बैंक टू डेटर। चीज को समझो, बैंक टू डेटर होता है नॉर्मली चेक मिलने से, अभी तक तुम लोग जर्नल एंट्री में यही सीखते आए हो कि बैंक टू डेटर होता है जब भी हम लोग चेक रिसीव करते हैं, चाहे वो डेटर हो चाहे कुछ और हो, बैंक हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं अगर थ्रू चेक होता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, फिर यहाँ पर बैंक टू कैश, तो कैश एक बार डेबिट हुआ, कैश एक बार क्रेडिट हुआ, तो कैश कैश कैंसिल, नेट इफेक्ट किस चीज का आया? वही बैंक टू डेटर, जो कि एक्चुअली होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारा एंट्री, अगर डिपॉजिट डेट और रिसिप्ट डेट अलग अलग है। और दोनों केस में एक चीज हो सकता है, चेक डिसऑनर हो सकता है, ये बोथ केस में एप्लीकेबल होगा। तो व्हेन डिसऑनर,
डिसऑनर तो कभी भी हो सकता है, ठीक है, चाहे हम लोग एक दिन बाद चेक डिपॉजिट करें, चाहे डेट जिस दिन डेट है उसी दिन डिपॉजिट, मतलब जिस दिन रिसीव करें उसी दिन हम लोग डिपॉजिट करें, चाहे चेक का वैलिडिटी नॉर्मली 3 मंथ्स आई थिंक होता है, तो उतने दिन के अंदर कभी भी करें। डिसऑनर होने से क्या एंट्री होगा, देखो सारे केस में सेम होगा। डिसऑनर का मतलब होता है कि जिसने मुझे चेक दिया है, जितने का चेक दिया, मान लो किसी ने मुझे 10,000 का चेक दिया, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में 10,000 है ही नहीं, मतलब उसने क्या किया है, गलत काम। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास अगर पेमेंट नहीं है तो तुम उतने का चेक क्यों काटोगे, ये तो गलत बात है, इसे बोला जाता है डिसऑनर। तो डिसऑनर होने से क्या होगा, डिसऑनर से सिंपल सा बात है, हम लोग अपने डेटर को जाके बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह सोचो, हम लोग डेटर को जाके बोलेंगे भाई तुम्हारा चेक तो बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया, तुमने तो पैसा रखा ही नहीं, तो तुम्हारे पास से मुझे फिर से पैसा मिलेगा, तो हम तुमको फिर से डेटर करेंगे, तुम मेरे फिर से डेटर बन जाओ। तो डेटर अकाउंट डेबिट और टू बैंक, चेक को कैंसिल कर देंगे, चेक को कैंसिल कर देंगे। तो देखो पूरा एंट्री कैसे बना, अगर ये वाला देखते हो कि सेम डे रिसिप्ट सेम डे डिपॉजिट, तो बैंक टू डेटर किया था, डेटर को कैंसिल कर दिया, अब जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया, रिवर्स एंट्री डाल दिया मैंने, डेटर टू बैंक, डेटर टू बैंक कर दिया, डेटर को फिर से रेज कर दिया, और बैंक जो मैंने डेबिट किया था उसको कैंसिल करके क्रेडिट कर दिया। और अगर इसके हिसाब से देखो तो कैश टू डेटर, और जब बैंक टू कैश हुआ तो वो भी अल्टीमेटली कैंसिल होके तो बैंक टू डेटर हो गया, तो उसके केस में भी रिवर्स एंट्री हो गया, इसका मतलब ये रिवर्स एंट्री हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चीज तुम लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि जो डेट और ये अलग अलग होगा तो हमारा एंट्री भी अलग हो जाएगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 3 जो है इसको करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, तो तीनों कॉलम हो जाएगा, डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, देखो इस बात का मतलब अब समझ में आएगा तुम लोग को क्यों मैंने इतना कुछ बोला। चेक जो भी है उसे मानेंगे फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, तो बताओ इसका मतलब क्या हो रहा है कि चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है या फिर किसी और डे डिपॉजिट हो रहा है। अगर फर्स्ट ट्रीट करना है कैश रिसिप्ट तो क्या ट्रीट करें, दो ही किसी कंडीशन हो, और दिन। हाँ दूसरे दिन डिपॉजिट हो रहा है, मतलब किसी और दिन डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट मतलब किसी और दिन डिपॉजिट होगा। अच्छा, तो सारे चेक में यही हम लोगों को कंसीडर करना है। और क्वेश्चन कहाँ तक है, चलो ये 3 कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर बना लेते हैं। कैश बुक, अच्छा, डेट रिसिप्ट डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पेमेंट डिस्काउंट कैश और बैंक, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। अच्छा, फर्स्ट देखो क्या ट्रांजैक्शन है, 1 जनवरी 2020 का है, 1 जनवरी तो 2020 जैन 2020। अच्छा, अच्छा बोला है कि चंद्रिका कमेंस बिजनेस विथ कैश, चंद्रिका ने बिजनेस स्टार्ट किया है विथ कैश, तो बताओ क्या एंट्री होगा इसका। चंद्रिका कमेंस बिजनेस मतलब कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री का बात हो रहा है, बताओ क्या एंट्री होगा, विथ कैश बोला है तो बताओ। बताओ बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री क्या होता है, कैश डिपॉजिट का एंट्री, सॉरी मतलब हाँ कैश इंट्रोडक्शन का एंट्री। कमेंस बिजनेस विद कैश मतलब कैश लेके बिजनेस स्टार्ट किया है तो क्या एंट्री होगा, बताओ क्या एंट्री होगा।
बताओ स्नेहाशी, साक्षी, अयन, यस मैम। बताओ क्या एंट्री होगा। कैश टू कैपिटल। कैश टू कैश टू कैपिटल, तो टू कैपिटल बताओ कौन से कॉलम में लिखे। यहाँ तो ये कंफ्यूजन हो सकता है तुम लोग के मन में, या तो हो सकता है क्लियर हो जाए। कैश कैश, करेक्ट, कैश कॉलम में होगा। अच्छा, उसके बाद ही पेड इनटू करेंट अकाउंट। अब उन्होंने अपने बैंक में एक करेंट अकाउंट ओपन कर लिया और करेंट अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट कर दिया। तो बताओ, जब हम लोग अपना कैश को लेके बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होता है। बैंक टू कैश। बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक हमारा क्या हो जाएगा, बैंक पैसे को रिसीव करेगा तो डेबिट द रिसीवर, और हम लोग पैसा अपना कैश जो है हमारे पास से चला जा रहा है तो बैंक टू कैश होगा। तो एंट्री हो रहा है बैंक टू कैश। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जब हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक होगा तो ये सब एक एक लेजर है, कैश एक लेजर और बैंक का एक लेजर। तो एंट्री हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू साइड में क्या आ जाएगा, कैश, टू साइड में आ जाएगा कैश। ये जैन 1 का था और ये हो गया जैन 3, और इधर आ जाएगा बाई कैश, क्योंकि एंट्री क्या हो रहा है, देखो ये देखो एंट्री हो रहा है बैंक टू कैश। अब इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्यों कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा बैंक कॉलम भी है और कैश कॉलम भी है। देखो अगर हम लोग इसको सिंपल जर्नल एंट्री के तरह करते और फिर लेजर पोस्टिंग करते तो ऐसे एंट्री होता बैंक टू कैश, और बैंक में लिखते टू कैश और कैश में लिखते बाय बैंक। ठीक है, यही तो हम लोग करते। इसके जगह एक ही जगह पे हमारा ये बैंक और कैश कॉलम आ गया, ये दोनों को मर्ज कर दो, ये दोनों को मर्ज कर दो, तो बैंक और कैश कॉलम अगर एक साथ आ जाएगा तो टू कैश भी होगा और बाई साइड में बाई बैंक भी होगा, टू कैश भी होगा और बाई बैंक भी होगा। अब देखो बैंक का जो कॉलम है वहां पर हम लोग लिखते हैं टू कैश, तो बैंक का डेटा जो है, बैंक का जो लेजर है उसमें कहां पर लिखते हैं, टू कैश में लिखेंगे, और जो कैश का लेजर है वहां पर बाई बैंक लिखते हैं। तो बाई बैंक बोल के कहा जाएगा, कैश लेजर में। तो ये सब तो एक एक लेजर है, ये एक लेजर ये एक लेजर, तो बाई बैंक बोल के कहां पर अमाउंट पुट होगा, कैश में। इसीलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ये तुम लोग बचपन में किए होगे, जिसको तुम लोग बोलते हो कि बैंक होगा तो कैश में डाल दो, कैश होगा तो बैंक में डाल दो। बट क्यों, इसीलिए क्योंकि जब हम लोग बाई बैंक लिख रहे हैं तो कौन से लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, कैश लेजर में। दिस इज द कैश लेजर, ये वाला कैश लेजर, ये वाला बैंक लेजर। और जब बैंक लेजर में पोस्ट करना है तो टू कैश बोल के पोस्ट करना है, तो ये 19,000 कहां पर पोस्ट करेंगे, बैंक वाले कॉलम में। और इस तरह के एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, और इसके सामने इस तरह से सी लिख दिया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर मैंने बोला था ना बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है, जहां पर एक कॉन्ट्रा एंट्री का भी पॉइंट तुम लोगों को मिल जाएगा। कहां पर लिखा है कॉन्ट्रा एंट्री, ये रहा। कॉन्ट्रा एंट्री कब होता है, अब देखो, अब पढ़ लो। Often cash is withdrawn from bank for use in office. In such a case, the amount is entered in the bank column on the payment side and also in the cash column on the receipt side. यहाँ पर एग्जाम्पल withdrawn के साथ दिया। withdrawn करने से एंट्री क्या होगा, कैश टू बैंक होगा। हम लोगों ने पैसा लिया है, ठीक है, कैश आ गया, तो इसीलिए देखो पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में पेमेंट साइड वाला चीज रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बैंक हमें पेमेंट कर रहा है, एंड ऑल्सो कैश कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड। इन द रिवर्स केस ऑफ कैश बीइंग सेंट टू द बैंक, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में किया, द अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड एंड कैश कॉलम ऑन द पेमेंट साइड। अगेंस्ट सच एंट्रीज द लेटर सी शुड बी रिटन। सी लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, अब देख लो। इन द लेजर फोलियो कॉलम, अच्छा मैंने लेजर फोलियो का कॉलम किया नहीं है, एक्चुअली ये लेजर फोलियो के कॉलम में आ जाना चाहिए। यहाँ पर लेजर फोलियो का अगर एक कॉलम हो जाएगा तो उसमें हम लोग सी को लिख देंगे। टू इंडिकेट दैट दीज आर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन एंड नो फर्दर पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर देम। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसका हमें और अलग से कोई भी पोस्टिंग का जरूरत नहीं होगा, ये ऑलरेडी पोस्टेड हो गया। दिखाया ना मैंने अभी लेजर के साथ, तो जैसे लेजर में पोस्टेड होता है उसी तरह से ये पोस्टेड हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका कोई फर्दर पोस्टिंग का जरूरत नहीं होगा। और बस यहाँ तक कि हम लोग करते हैं। अब देखो, अब फिर से हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। तो इन्होंने चेक रिसीव किया है कीर्ति एंड कंपनी से, कितने का, 600 रुपीज का, 4 तारीख को। और हमें बोला है कि सारा चेक रिसिप्ट को पहले कैश रिसिप्ट मान लो, तो क्या एंट्री करेंगे बताओ। अभी तो सिखाया था मैंने, कंसेप्ट समझाया तुम लोग को, बताओ क्या होना चाहिए।
कीर्ति एंड कंपनी से चेक मिल रहा है, तो चेक मिलने से क्या एंट्री होगा? सारे चेक को पहले कैश रिसिप्ट मानो। कैश टू कृति एंड को। कैश टू कीर्ति एंड कंपनी, 4 तारीख को कैश टू कीर्ति एंड कंपनी। तो कैश टू कीर्ति एंड कंपनी ये चला जाएगा कैश कॉलम में, क्योंकि हम लोग को कैश मानने के लिए कहा गया है, तो ये चला जाएगा कैश में, कैश कॉलम में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है ही पेज इन बैंक कीर्ति एंड कंपनी चेक। मतलब पहले मुझे कैश रिसिप्ट मानने के लिए बोला है, मतलब पहले हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग पहले ले रहे हैं, बाद में उसको कभी एक टाइम पे डिपॉजिट करने वाले हैं। तो ठीक है, अभी रिसिप्ट कर लिया 600 रुपए का चेक। अब फिर से बोल रहा है कि अब पे कर रहे हैं चेक इन बैंक की कीर्ति एंड कंपनी। यहाँ पर कीर्ति एंड कंपनी का स्पेलिंग कुछ अलग दिया है, तो ये कुछ अलग कंपनी है कि सेम है नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। पे कर रहे हैं, एक पार्टी है कीर्ति एंड कंपनी, इनको पे कर रहे हैं चेक, 600 रुपए का चेक पे कर रहे हैं 7 तारीख को। तो बताओ चेक पेमेंट का एंट्री क्या होगा? अगर चेक पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा? तो ये ऑब्वियस, हाँ बताओ बैंक टू कैश ना, चेक पे করছি তো। ডিপোজিট করছে না মানে ওর চেকটা। হ্যাঁ স্যার ম্যাম পেজ ইন ব্যাংক মানে কি, যে চেকটা পেয়েছে ওটা আবার ব্যাংকে দিচ্ছে তো ব্যাংক বা ठीक ठीक ठीक, ही पेज इन चेक, हाँ ही पेज इन बैंक। अच्छा हम थोड़ा गलत पढ़ रहे थे, चेक है, ठीक ही बोला। सो ही पेज इन बैंक कृति एंड कंपनीज चेक। अच्छा इन्हीं का, अच्छा नाम ये ना गलत हो गया, दोनों में एक ही जगह एक ही जैसा होना चाहिए। उनका चेक फिर से अब जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, सही बोल रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। तो बाई बैंक, बैंक टू कैश, तो बाई बैंक हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे टू कैश, टू कैश, फिर यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा टू कैश। अच्छा, अब यहाँ पर जब बैंक होगा टू कैश होगा तो हम लोग को लिखना पड़ेगा बैंक कॉलम, वही 600 वाला चेक, और ये जो होगा ये बाय बैंक जो होगा ये चला जाएगा कैश कॉलम में, 600 वाला, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्या है। ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट 330। ये बता रहा है कि इन्होंने रतन एंड कंपनी को चेक में पेमेंट किया और उन्होंने डिस्काउंट दिया है 20 रुपीज, 330 का चेक पेमेंट किया। बताओ क्या एंट्री होगा? रतन कंपनी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। रतन एंड कंपनी नहीं, আমরা তো চেকে পেমেন্ট করেছি, हम लोगों ने तो चेक में पेमेंट किया है। रिसिप्ट जब होगा देखो, এটা তো ক্যাশ, আমি তো ক্যাশই বলছি, মানে টু ক্যাশ মানে হি পেজ রতন কোম্পানি, তো রতন কোম্পানি টু ক্যাশ না টু টু চেক ডিসকাউন্ট রিসিভ। টু ব্যাংক হবে, তো রতন एंड कंपनी टू बैंक टू डिस्काउंट रिसिप्ट। देखो अच्छा रतन, हाँ रिसीव, हाँ 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 रिसीव। ये वाला केस तभी आएगा जब हम लोग चेक रिसीव करेंगे, ये डेटर के लिए, हाँ क्रेडिटर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, डेटर के लिए एप्लीकेबल हो। क्रेडिटर को तो हम लोग पे कर रहे हैं, अब वो अगर बाद में उसे डिपॉजिट करेगा तो वो अपने बुक्स में वो फॉलो करेगा। अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा बाई रतन एंड कंपनी, तो इनको हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है और इन्होंने हमें डिस्काउंट दिया है 20 रुपीज का, और चेक में पेमेंट किया है तो बैंक कॉलम में 330 लिख देना चाहिए। अच्छा, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट 475। अच्छा त्रिपाठी एंड कंपनी ने पे किया है, तो इसका मतलब हम लोगों ने रिसीव किया है 475, तो क्या हो जाएगा एंट्री? इन लोगों ने डायरेक्ट बैंक में पेमेंट कर दिया, देखो चेक नहीं दिया है। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक, मतलब बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, नॉट थ्रू चेक। ऐसा नहीं कि चेक दे दिया, बोल रहे कि डायरेक्ट बैंक में ही पैसा चला गया। अब ऑनलाइन में पेमेंट करे या फिर वो अकाउंट में जाके भी डिपॉजिट कर सकते हैं, वहां फॉर्म फिलअप करके, वो भी हो सकता है। तो ये डायरेक्ट जा रहा है पैसा, नॉट थ्रू चेक, तो क्या एंट्री होना चाहिए? बैंक टू कैश। बैंक टू पार्टी नेम होगा ना, बैंक टू त्रिपाठी एंड कंपनी পার্টির নাম হবে না। এখানে বলছে যে ব্যাংকে ডাইরেক্ট পেমেন্ট করছে, চেক দিচ্ছে না, চেक দিলে আমি ওটাকে রিসিভ, डायरेक्ट बैंक के पेमेंट করে দিয়েছে, डायरेक्ट बैंक में पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू त्रिपाठी एंड कंपनी। अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे
475, ठीक है। ये कोई चेक रिसीव नहीं है, डायरेक्ट बैंक पेमेंट है, डायरेक्ट बैंक पेमेंट। अच्छा, उसके बाद ही रिसीव्स चेक फ्रॉम वार्शी एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 35। अच्छा, ये बोल रहा है कि ही रिसीव चेक फ्रॉम वार्शी, अब चेक मिला है एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 35, 450 का चेक मिला है। बताओ इसका क्या एंट्री होगा? इसको पहले कैश रिसिप्ट मानेंगे, जैसे चेक मिलेगा उसको पहले कैश रिसिप्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बता दिया है, मतलब सेम डे डिपॉजिट नहीं है, तो कैश रिसिप्ट मानेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है ना, तो डेटर का नाम क्या है? वार्षी, डेटर का नाम है वार्षी, तो ये हो गया वार्षी। अच्छा, अब इसका अमाउंट कितना कितना है देख लो, इसका अमाउंट है 450 और 35। 35 तो डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने, और 450 हम लोग कैश कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कैश लिया है, इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं, ठीक है। मतलब चेक जो है नेक्स्ट डिपॉजिट होगा, नेक्स्ट डेट पे डिपॉजिट होगा। अच्छा, उसके बाद 20 तारीख को बोल रहा है कि ही रिसिव्ड कैश 75 एंड चेक 100 फॉर कैश सेल। कैश सेल किया था तो उसके लिए 100 रुपए का चेक मिला और 75 रुपया कैश मिला, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश सेल का एंट्री होता है कैश टू सेल, है ना। कैश सेल का एंट्री क्या होगा? कैश टू सेल, और कैश में मिला है 75 और चेक में मिला है 100, तो क्या एंट्री करेंगे बताओ? इसका क्या एंट्री होना चाहिए? कैश सेल का एंट्री क्या होना चाहिए? नॉर्मल कैश सेल का एंट्री सोचो क्या? कैश टू सेल। कैश टू सेल। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगा, तो ये 20 तारीख को हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब ये जो पेमेंट किया है इसको कैसे लिखे? देखो, हम लोगों ने कैश रिसीव किया है 75 और चेक रिसीव किया है 100 रुपीज का चेक रिसीव किया है, लेकिन दोनों ही हम लोगों ने क्या किया है, उसी डेट पे हमारा रिसीव, और सारा चेक रिसीव को हम लोगों को पहले कैश रिसिप्ट मानने बोला है, मतलब ये चेक आज मिला है, डिपॉजिट किसी और दिन होगा, तो एंट्री क्या होना चाहिए? नॉर्मली एंट्री होना चाहिए था कैश टू सेल्स। ये देखो, कैश टू सेल्स 75 ये तो होगा, ये कंफर्म है, रिसिप्ट कैश। और चेक के लिए भी क्या होगा? चेक के लिए भी होगा कैश टू सेल्स, चेक के लिए भी कैश टू सेल्स होगा। क्यों कैश टू सेल्स होगा? अगर क्रेडिट सेल होता तो कैश टू डेटर होता, क्योंकि हमें बोला गया है कि जितने भी चेक रिसीव कर रहे हैं उसको पहले कैश रिसिप्ट मानो, तो कैश, और अगर क्रेडिट में करते तो टू डेटर होता, वो तो नहीं हो रहा है क्योंकि कैश सेल किया है, तो ये कैश टू सेल्स इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये चेक किसी और दिन हम लोग बैंक में डिपॉजिट करेंगे, और उस रेस्पेक्ट में हमारा पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है। लेकिन यहाँ पर देखो डेटर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर क्रेडिट सेल हुआ ही नहीं है, तो फिर कैश टू सेल्स टोटल 175 हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कैश सेल का एंट्री 175 लिखा है, ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन ही है, लेकिन बाई चांस दोनों का एंट्री जो है वो सेम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये डिपॉजिट हम लोग मान रहे हैं कि नेक्स्ट दिन, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट नहीं बोला जाता कि सारे चेक रिसिप्ट को पहले कैश रिसिप्ट मानो, तो हम लोग ऐसे एंट्री करते, कैश टू सेल्स 75 ये होता। और अगर सेम डेट पे डिपॉजिट हो जाता चेक, देन उस केस में ये 100 का एंट्री होता बैंक टू सेल्स, तब ये दोनों अलग अलग दिखता है ऐसे, ठीक है, अलग अलग दिखता। बाकी यहाँ पर हम लोग कैश टू सेल्स टोटल हम लोग 2 बार क्यों लिखे, हम लोग दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, जोड़ने से 175 हो जाएगा, इसीलिए अभी देखो हम यहाँ पर 175 लिखेंगे कैश कॉलम में। आई होप कि तुम लोग समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं हम। देखो, ये यहाँ पर लिखना है 175, लेकिन तुम लोग ये कंफ्यूज मत हो जाओ कि ये 175 कैसे आ गया, एक तो चेक वाला था, इसीलिए हो रहा है क्योंकि चेक जो है वो किसी और दिन डिपॉजिट होगा, आज के डेट पे नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15th एंड 20th, तो 15 और 20 तारीख को कितना कितना चेक मिला है देखते हैं। 15 तारीख को, 15 तारीख को मिला है 450 और 20 तारीख को मिला है ये वाला ये 100, ठीक है। तो ये और इसके अलावा ही पेज इनटू बैंक, ये दोनों के साथ साथ उन्होंने टोटल 1000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं, कितने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है 25 तारीख को, 25 तारीख को टोटल 1000 रुपीज का बैंक में डिपॉजिट हुआ है। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए 25 तारीख को? तो बैंक में डिपॉजिट करने से क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा बताओ,
टू कैश हो जाएगा। तो बाई बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक लिखने से कैश कॉलम में लिखते हैं, कितना लिखे 1000, बता दिया है टोटल 1000। अच्छा, और इधर लिखेंगे टू कैश, कैश कॉलम में होगा सॉरी बैंक कॉलम में होगा 1000, ये बैंक कॉलम है, 1000 रुपीज हो गया, इसका भी कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। अच्छा, ही पेज फॉर कैश परचेस, कैश परचेस के लिए पे किया है इन्होंने, तो कैश परचेस का एंट्री क्या होगा 27 को बाई परचेस। अब कैश परचेस है तो कैश कॉलम में लिख दो, कैश कॉलम में 275। हाँ, ही पेज सन्ड्री एक्सपेंस इन कैश, तो बाई सन्ड्री एक्सपेंस, इन कैश कितना है 50, तो 50 रुपीज कैश हम लोग लिख देंगे, 50 रुपीज कैश। अच्छा, अब इसको हम लोगों को टोटल करना पड़ेगा, तो पहले डिस्काउंट कॉलम जो है उसको लिख देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टोटल ही करना होता है, कोई बैलेंस नहीं करना होता है, तो 35 और 20। अच्छा, इधर बैंक में है 330, इधर ज्यादा होगा 19,000 और 1000, 20,000 और ये हो गया 21,075, 21,075, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 21,075 और माइनस 330, तो ये हो गया 20,745, 20,745। ये कौन सा मंथ था, ये था जैन, तो 31 हो जाएगा बाई बैलेंस CD, ये बैंक का बैलेंस आ गया। यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं, ये कैश वाला देखना पड़ेगा, तो कैश में ये 20,000, 6,000, ये हो गया 21,050 प्लस 175, तो 21,225, 21,225 माइनस 19,000 माइनस 600 माइनस 1000 और माइनस 275 माइनस 50, तो ये हो गया 300, ये बैलेंस आ गया 300, और ये तो बैलेंस होता नहीं है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर चाहो तो ब्रॉड डाउन कर सकते हो, फर्स्ट फेब को ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा, तो बैंक का बैलेंस है 20,745 और कैश का 300। देखो, जैसे हम लोगों ने थ्योरी में देखा भी था कि नॉर्मली बैंक में ही बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, अगर हम लोग बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं तो कैश बैलेंस जो है वो बहुत ही कम रहता है हमारे पास, जब हम लोग फ्रीक्वेंटली बैंक के थ्रू से ट्रांजैक्शन करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 3 कॉलम कैश बुक में देखो जो भी पॉइंट बोला था वो मैंने यहाँ पर सभी बता दिया। देखो कैपिटल को कैसे लिखना चाहिए, कैसे, ये सब हम लोगों ने क्वेश्चन में एक्चुअली डील कर लिया है, इसका और कोई ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री भी हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, एडवांटेज ऑफ कैश बुक का एडवांटेज एक बार देख लो क्या है। एडवांटेज ऑफ सच टाइप ऑफ कैश बुक, द कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर प्रिपेयर्ड साइमल्टेनियसली। यहाँ पर क्या होता है, कैश और बैंक अकाउंट हम लोग एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी तो किया था हम लोगों ने ना, अभी जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया वहाँ कैश और बैंक दोनों अकाउंट एक साथ प्रिपेयर किया। डबल एंट्री इज कंप्लीटेड इन द कैश बुक इटसेल्फ, तो कैश बुक में डबल एंट्री मतलब पूरा कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, तो फिर कैश और बैंक दोनों का ही लेजर पोस्टिंग भी हो जा रहा है, तो यहाँ पर फुल्ली डबल एंट्री मेंटेन हो रहा है। दस द कॉन्ट्रा एंट्री कैन बी इजीली क्रॉस चेक्ड इन द कैश कॉलम इन वन साइड एंड बैंक कॉलम इन द अदर साइड ऑफ द कैश बुक, ऑल्सो द चांसेस ऑफ एरर आर रिड्यूस्ड, और इस वजह से एरर होने का चांसेस भी कम हो जाता है। और सेकेंड एडवांटेज क्या बोला है, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कैश इन हैंड एंड द बैंक बैलेंस कैन बी ऑब्टेन्ड वेरी इजीली, और हम लोग बहुत इजीली ही कैश इन हैंड कैश एट बैंक का बैलेंस निकाल सकते हैं, अभी जैसे हम लोगों ने निकाला, ठीक है। एंड क्विकली एज देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर लेजर ऑफ द बैंक अकाउंट, और इसके बाद हमें और बैंक अकाउंट का लेजर अलग से मेंटेन करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में अगर मोर देन 2 या 3 बैंक बोल दिया है तो हम लोग को कैसे करना है, देखो जैसे यहाँ पर दिया है, इन केस ऑफ मेंटेनिंग मोर देन 1 बैंक अकाउंट,
मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन का 2 जगह पे बैंक अकाउंट है, जैसे यहाँ पर दिया है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये दोनों ही बैंक अकाउंट में बैंक मतलब बैलेंस मेंटेन होता है, तो वो अपना कैश बुक कैसे बनाए? सिंपल बात है, वो बैंक का 2 और कॉलम जोड़ देगा, मतलब एक पीएनबी और एक एसबीआई, ऐसे 2 कॉलम बना लेगा। बैंक जैसे ये मेन बैंक कॉलम हो गया, कैश कॉलम तो है ही, उसके अंडर 2 अलग अलग सब कॉलम कर लेगा, ठीक है। सब कॉलम करने से हमें यहाँ पर 2 ही चीज हम लोग आराम से मेंटेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेपरेट कॉलम कैन बी एडेड फॉर ईच बैंक अकाउंट। हर एक बैंक अकाउंट के लिए सेपरेट बैंक कॉलम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर हमारे भी पर्सनल अगर 2-3 बैंक अकाउंट में हम लोगों ने अकाउंट ओपन करके रखा है, तो हमें भी जानने का मन होता है ना कि कौन से बैंक में कितना बैलेंस है। तो उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को भी 2 अकाउंट अलग अलग ओपन करना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन बिटवीन दिस 2 और मोर बैंक अकाउंट्स कैन बी रिकॉर्डेड एंड टैलीड विद मच लेस एफर्ट, ठीक है। और अगर हम लोग इस तरह से मेंटेन करेंगे तो बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन से बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। आराम से उसे टैली कर लेंगे, टैली करने के बाद ही हमें बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस मिल जाएगा। सपोज देयर आर 2 बैंक अकाउंट्स, नेमली पीएनबी करंट अकाउंट एंड एसबीआई कैश क्रेडिट अकाउंट। नाउ इफ ए चेक इज डिपॉजिटेड फ्रॉम पीएनबी टू एसबीआई, अगर ऐसा होता है कि बैंक से बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या एंट्री करना चाहिए? द रिसीवर, क्योंकि पीएनबी से चेक इज डिपॉजिटेड फ्रॉम पीएनबी, पीएनबी जो है वो एसबीआई को ट्रांसफर कर रहा है, तो द रिसीवर दैट इज पीएनबी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द गिवर दैट इज एसबीआई अकाउंट विल बी क्रेडिट। अच्छा, कौन ट्रांसफर कर रहा है? नाउ इफ ए चेक इज डिपॉजिटेड फ्रॉम पीएनबी चेक बुक टू एसबीआई, अच्छा पीएनबी से एसबीआई में डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिटेड फ्रॉम पीएनबी, पीएनबी से डिपॉजिट हो रहा है, तो पीएनबी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड गिवर एसबीआई अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अगर बैंक से बैंक में ट्रांजैक्शन होगा तो सिंपल वही कंसेप्ट लगाएंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, और इस तरह से हमें करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी देखो बैलेंस हो जाएगा, वही बात बोला है कि जो डिस्काउंट कॉलम है वो बैलेंस तो नहीं होंगे, द कैश कॉलम आर बैलेंस exactly in the same manner as indicated in the simple cash book. The process is similar for balancing the bank column also. It is possible, however, that the bank may allow the firm to withdraw more than the amount deposited, that is to have an overdraft. ये समझो क्या होता है। अभी तो ओवरड्राफ्ट का हम लोगों ने नहीं किया सम्स, लेकिन ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। देखो इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, हाउएवर दैट द बैंक में अलाउ द फर्म टू विथड्रॉ मोर देन द अमाउंट डिपॉजिटेड। मान लो हम एक कंपनी है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, या फिर कंपनी ही मान लेते, लिमिटेड लिखा है मैंने, तो अगर मान लो उसके बैंक अकाउंट उसने अपने मान लो एसबीआई में एक बैंक अकाउंट मेंटेन कर रखा है इस कंपनी ने, और वहां पर उसका बैलेंस है मान लेते हैं 20 लाख का बैलेंस है, ठीक है, लेकिन इस कंपनी को जरूरत है 25 लाख का, किसी रीजन से जरूरत है, तो ये अपना क्या कर रही है, विथड्रॉल कर रही है। जैसे हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं तो ये भी अपना मनी विथड्रॉल कर सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 25 लाख कैसे विथड्रॉल करे अगर उसके पास 20 लाख है? तो बैंक ने क्या किया है, जो भी बैंक के अच्छे कस्टमर है, ठीक है, जैसे बाकी जो भी और भी अलग तरह के बिजनेस होते हैं, वहां पर भी सबके पास कुछ गुड कस्टमर कुछ बैड कस्टमर होते हैं, इसीलिए तो बैड डेप्ट होता है ना। उसी तरह से बैंक के भी बहुत अच्छे कस्टमर हो सकते हैं। नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं वो बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर होते हैं, तभी होते हैं जब वो बैंक से फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन करते हैं। क्यों? बैंक का काम क्या है? बैंक का काम ये है, बैंक सोचता है मुझे पब्लिक डिपॉजिट दे, हम पब्लिक का वो पैसा किसी और जगह पे लगाएंगे और वहां से मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हम इंटरेस्ट पब्लिक को दे देंगे। लेकिन पब्लिक को बैंक बहुत कम इंटरेस्ट देती है, ठीक है, बैंक हमसे पैसा लेती है, हमारा पैसा डिपॉजिट करवाती है अपने पास, ठीक है, मान लो सेविंग्स में डिपॉजिट किया और इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है, लाइक 2%, अभी तो बहुत ही कम चल रहा है, ठीक है। और बैंक हमारा पैसा क्या करती है, किसी और जगह पे डिपॉजिट करती है। मान लो किसी को लोन दे दिया, हम अपना पैसा डिपॉजिट किए, तुम लोग बैंक से लोन मांगने गए, तो बैंक ने मेरा पैसा ही तुम ही लोग को लोन में दे दिया और तुम लोग से इंटरेस्ट ले रहा है फॉर एग्जांपल 8%, ठीक है, 8%, तो बैंक मुझे मेरे डिपॉजिट पे रिटर्न दे रहा है 2% और मेरा ही पैसा तुम ही लोग को लोन में दे दिया है, तुम लोग बैंक को दे रहे हो 8%, तो बैंक का कमाई हो गया इस बीच 6%। तो इस तरह से बैंक अपना अर्निंग करता है, इस तरह से बैंक का बिजनेस चलता है। तो यही बता रहा है
कि बैंक क्या करता है, अगर कोई कस्टमर अच्छा है तो बोलता है अच्छा ठीक है ले लो, आप 25 लाख ही ले लो, आपके पास 20 लाख है ना, कोई बात नहीं हम 5 लाख देते हैं, आप ले लो। ओवरड्राफ्ट हो गया। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना है उससे ज्यादा, और इसको बोलते हैं तुरंत बैंक ने लोन दे दिया। कितने का दिया? जितना एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोगों ने निकाला, दैट इज 5 लाख, बैंक ने तुरंत 5 लाख का लोन दे दिया। तो ओवरड्राफ्ट जो है वो एक लोन की तरह होता है। इन सच ए केस द टोटल ऑफ द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। नॉर्मली मैंने क्या कहा था, कैश बुक जब हम लोग बनाएंगे, रिसिप्ट साइड जो है वो कभी भी पेमेंट साइड से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन बैंक कॉलम में ऐसा हो सकता है कि जो मेरा ये इधर साइड वाला क्या है, पेमेंट, और इधर क्या है, रिसिप्ट साइड, और ये कौन सा साइड है, डेबिट, और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। अब क्या बोल रहा है देखो, इन सच ए केस द टोटल ऑफ द बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड, मतलब पेमेंट साइड ज्यादा हो सकता है रिसिप्ट साइड से। क्यों? ये अगर ओवरड्राफ्ट वाला बात हो तो, मतलब अगर हम लोगों ने ओवरड्राफ्ट किया है तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट होने से हमारा डेबिट साइड जो रिसिप्ट साइड है वो पेमेंट साइड से कम हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट साइड से कम हो जाएगा। और इसका अगर ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना है तो वो कैसे लिखना है, तो हम लोग उससे लिखेंगे इस तरह से। देखो, द डिफरेंस इज रिटन टू द डेबिट साइड, तो डिफरेंस इधर के जगह इधर आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी जब क्लोज करेंगे तो इधर आएगा, बिकॉज इधर ज्यादा है, इधर 100 रुपया है, इधर 50 रुपया है, तो बैलेंस इधर ही आएगा। और ये जब नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन होगा तो ये बाई बैलेंस बीडी बोल के ब्रॉड डाउन होगा, और बाई बैलेंस बीडी मतलब क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन, और क्रेडिट साइड ब्रॉड डाउन का मतलब ही हो जाता है लाइबिलिटी क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस बीडी। इसका मतलब ही हो गया कि हमारा ओवरड्राफ्ट है, और ये बैंक के केस में ही पॉसिबल है, कैश वाले केस में पॉसिबल नहीं है। कैश वाले केस में कैसे पॉसिबल होगा, हम कैश पेमेंट करने वाले हैं, मेरे पास उतना कैश ही नहीं है, तो कैश पेमेंट कैसे करें, पॉसिबल नहीं है। अब ये क्यों पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज हम बैंक के अच्छे कस्टमर है, बैंक मुझे 20 लाख की जगह 25 लाख दे रहा है, लेकिन बैंक एक्चुअली वो मुझे लोन दे रहा है 5 लाख का, तुरंत लोन दे रहा है, क्योंकि हम बैंक के अच्छे कस्टमर है, बैंक मुझे अभी हेल्प कर रहा है मेरे जरूरत में, और इसके बदले हो सकता है मुझसे इंटरेस्ट भी ले, या फिर हो सकता है बहुत नॉमिनल अमाउंट चार्ज करे, या फिर कभी कभी हो सकता है चार्ज ना भी करे, तो दैट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, लोन की तरह ट्रीट होगा, इसे ओवरड्राफ्ट बोलेंगे, लेकिन ये लोन नहीं होता है। अगर हम लोग इसे लोन मानने लगे ना तो बैंक का नुकसान है, बैंक बोलेगा फिर लोन लो ना भाई, क्योंकि ओवरड्राफ्ट में तो हम इंटरेस्ट लेते नहीं है, और लेते भी है तो बहुत नॉमिनल लेते हैं, लोन लोगे तो इंटरेस्ट मेरा भी कमाई होगा, तो लोन के जगह है। ये तो मैंने तुम्हें अभी तुरंत हेल्प कर दिया क्योंकि तुम मेरे अच्छे कस्टमर हो, ठीक है, तो ले लो 5 लाख एक्स्ट्रा ले लो, हम दे देंगे तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा, however that the usual case is that payment into the bank will exceed the withdrawal or payment out of the बैंक, देन द बैंक कॉलम आर बैलेंस जस्ट लाइक कैश कॉलम। और नॉर्मल केस में क्या होता है, पेमेंट इनटू द बैंक विल एक्सीड द विथड्रॉल। ठीक है, पेमेंट जो मैंने बैंक में किया है अगर एक्सीड्स हो जाता है विथड्रॉल और पेमेंट आउट ऑफ द बैंक, देन बैंक कॉलम आर बैलेंस जस्ट लाइक द कैश कॉलम, फिर हम लोग उसे नॉर्मली बैलेंस कर देंगे। तो सिंपल सा बात है, जिस्ट इतना ही है कि कैश का कभी भी अगर सिर्फ कैश कॉलम होगा तो इसका जिस्ट क्या हो गया, देख लो, इसका जिस्ट ये हो गया, अगर कैश कॉलम है, यहां पर लिख के दिखाते हैं, देखो, अगर सिर्फ कैश कॉलम है तो हमेशा हमेशा क्या होगा, बैलेंस जो है बाई बैलेंस सीडी आएगा, लेकिन बैंक कॉलम जो होगा वहां पर फॉर ओवरड्राफ्ट के लिए हमारा टू बैलेंस सीडी भी आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब है रिसिप्ट ऑलवेज ग्रेटर देन पेमेंट, रिसिप्ट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन पेमेंट होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, पेमेंट साइड ग्रेटर देन रिसिप्ट साइड हो जाएगा, दैट इज ओवरड्राफ्ट मींस लोन टाइप्स। ठीक है, ये लोन होता है, वन टाइप ऑफ लोन बोल सकते हैं, लोन नहीं है मतलब वन टाइप ऑफ लोन है। अगर हम लोग बैंक के अच्छे कस्टमर है तो बैंक हमें ओवरड्राफ्ट दे देगा, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल पॉइंट था ये तो मैंने कह दिया तुम लोगों को। अच्छा, अब पोस्टिंग बताया है कि कैश बुक में किस तरह से कैश बुक को हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। ये देखो, student would have seen that the cash column in the cash book is actually the cash account। जो अभी मैंने तुम लोग को बार बार बताया कि हम लोग जो कैश बुक बना रहे हैं वहां पर कैश कॉलम मतलब कैश अकाउंट और बैंक कॉलम मतलब बैंक अकाउंट। ऑल्सो द डिस्काउंट कॉलम्स आर मेमोरेंडम कॉलम्स। ठीक है, मतलब रफ कॉलम मींट ओनली टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। रफ कॉलम क्यों, क्योंकि इसका कोई बैलेंस वगैरह नहीं होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमें डिस्काउंट मिला है या फिर हम लोगों ने किसी को डिस्काउंट दिया है कि नहीं, इस इन्फॉर्मेशन की वजह से। द डेबिट साइड फॉर कैश एंड बैंक इंडिकेट
रिसिप्ट, डेबिट साइड हमेशा रिसिप्ट बताएगा और जो क्रेडिट साइड है वो हमेशा पेमेंट बताएगा। देयरफॉर द अमाउंट डेबिटेड इन द कैश बुक शुड बी पुट टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कैश और चेक हैज बीन रिसीव्ड। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देखो, इन द कैश बुक given above we see that 175 have been received for sale of goods, जो अभी हम लोगों ने देखा था 100 और 75 वाला ट्रांजैक्शन। for posting the amount is credited to the sales account by cash 175 we also, मतलब इसको जब हम लोग पोस्ट करेंगे, अभी हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने यहाँ पर किया था कैश टू सेल्स, ये देखो हम लोगों ने किया था कैश टू सेल्स 175। तो जब हम लोग सेल्स अकाउंट बनाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे बाई कैश 175. We also see Messrs Varsi have paid 450 and they also have been allowed 35 as discount. Thus we have they have discharged a debit of 485. मतलब वार्षी जो है उन्होंने 450 दिया और हम लोगों ने उसे 35 का डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअली उनका जो लाइबिलिटी था वो कितने से रिलीज हुआ, 485। उनको 485 पेमेंट करना था, उन्हें 450 किया और 35 डिस्काउंट दे दिया, तो उन्होंने अपना जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज कितने किया 485 का किया। इन दिस केस द अकाउंट ऑफ मिस्टर वार्षी, तो वार्षी का अकाउंट कैसे हम लोगों को लिखना चाहिए, तो एक्चुअली एंट्री क्या होगा, कैश, ये जो हम लोग को मिला तो ये कैश मिला है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वार्षी, तो क्या हो जाएगा बाई कैश बाई डिस्काउंट। ये तो तुम लोग को पता ही है, बाई कैश और बाई डिस्काउंट, ये लेजर पोस्टिंग में तुम लोग सीखे ही हो, बाई कैश और बाई डिस्काउंट। तो यही चीज यहाँ पर बताया कि किस तरह से हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, ये इधर बताया है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर और एक छोटा सा पॉइंट है, ये भी बता देते हैं। अच्छा पेमेंट के केस में उसी तरह से अगर पेमेंट होगा तो टू साइड में टू बैंक टू डिस्काउंट इस तरह से लिख सकते हैं, वही चीज बताया है। ये तो पीटी का इशारा है। अच्छा देख लेते हैं, ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, द पर्टिकुलर कॉलम शो ऑन द अकाउंट so on what account payment have been made. In the ledger account concerned, the amount is put on the debit side. For example, the cash book shows the check of 330 has been issued to Messrs Ratan and Company and also they have allowed discount 20. तो ये देखो चेक दिया है, तो रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, तो ये रतन एंड कंपनी लिख के टू बैंक टू डिस्काउंट बोल के हमें पोस्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर रूल्स क्या बोल रहा है, द रूल्स दस डेवलप्स फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक क्रेडिट the various accounts with their respective amount including any discount that may have been allowed. From the credit side of cash book the posting will be to the debit of the accounts. वो तो हमें पता ही है कि क्रेडिट जो है वो डेबिट साइड पोस्ट होता है, डेबिट जो है वो क्रेडिट साइड पोस्ट होता है। मतलब ये बोल रहा है कि कैश बुक में हम लोगों ने क्या लिखा है, जैसे देखो कैश बुक में हम लोगों ने ये जो लिखा है यहाँ पर देखो बाय रतन एंड कंपनी, रतन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यानी हम लोगों ने उसको उनको क्या किया है, पेमेंट किया है। पेमेंट करने पे हम लोगों ने कैश बुक में कितना एंट्री किया है, क्रेडिट साइड में। लेकिन जब हम लोग रतन एंड कंपनी लिखेंगे, रतन एंड कंपनी, तो इसको लिखेंगे टू बैंक जब बोल के पोस्ट करे तो वो डेबिट साइड करे, वही बता रहा है। तो कैश बुक में जिधर पोस्ट हो रहा है ये तो पोस्ट ही हो रहा है ना लेजर के तरह, लेकिन पर्टिकुलर उनके अकाउंट में जैसे कि रतन एंड कंपनी अकाउंट में ये दूसरे साइड पोस्ट होगा, ये क्रेडिट साइड है तो वो डेबिट साइड पोस्ट होगा। यही रूल्स यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक पोस्टिंग विल बी डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट मेंशन इन द पर्टिकुलर कॉलम विद देयर रेस्पेक्टिव अमाउंट एज हैज बीन शोन ऑलरेडी। द टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड इज डेबिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट, द टोटल ऑफ द कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड इज क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट अगर हम लोग बनाएंगे जैसे कि डिस्काउंट अलाउड, या फिर मान लो सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट बना रहे, सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट, तो हम लोग कैसे करेंगे, ये देखो डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट में डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसिप्ट भी हो सकता है। जैसे ये देखो ये है डिस्काउंट कौन सा, रिसिप्ट वाला, तो ये इधर पोस्टिंग होगा बाई डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट साइड, ठीक है। ये इसका डेबिट साइड है और टू डिस्काउंट अलाउड वही बोला जा रहा है, ठीक है। कैश बुक में जिधर पोस्ट हो रहा है अकाउंट में जस्ट उसके ऑपोजिट पोस्ट होता है। ये छोटा छोटा चीज जो है एमसीक्यू में काम आएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज बिल्कुल एमसीक्यू में काम आएगा, तो ध्यान से सुनते जाओ। अच्छा, फ्रॉम द कैश बुक गिवन ऑन प्रीवियस पेज 35 इज डेबिटेड एंड 20 टू बी क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। ये देख लो 35 ये इधर तो डेबिट साइड है लेकिन लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड डिस्काउंट वाले में, और जो 20 ये जरूर देखो डेबिट साइड होगा, सॉरी क्रेडिट साइड है, तो इसको लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड, मतलब उल्टा पोस्टिंग होगा।
यही बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा कैश बुक जो है ट्रिपल कॉलम ये खत्म होता है, लेकिन हम एक होमवर्क देंगे तुम लोग को ट्रिपल कॉलम कैश बुक का, तो तुम लोग वो कोशिश करना, एक कंप्लीट सम है वो हम देंगे करने के लिए होमवर्क, और नेक्स्ट दिन हम लोग पेटी कैश बुक करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं।